नमस्कार, आप सुन रहे हैं अक्षर लोग। तो चलिए शुरू करते हैं गुनाहों का देवता भाग 3। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पाखुरियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधों की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए यह गुलाब, जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों पाखुरियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पाखुरियों और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी, यह गुलाब जाने क्यों उदास हैं। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली, जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे हैं और प्रथम ज्ञात यौवना की तरह लाज में जो सिमटी तो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें 7 हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं। और फारस के शहजादे जैसा चांद से खिला हुआ पीला गुलाब, उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुंज से छानकर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे मोड़ ले, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, हियर यू आर, आई हैव caught रेड हैंडेड टुडे। यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिरहन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़ कर देखा तो बहुत कमजोर, बीमार सा, पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँफता हुआ बोला अंग्रेजी में, रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है। हो वह हाँफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरू की साथ जैसी छूटी जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंदर ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोककर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस बिक्रूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी दे देते हो। अगर मैं कमजोर न होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला, पापी टामी।
अरे दोनों कहाँ गए? उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्ला कर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। बेरिड गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जवान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीसकर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा, अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डिक्रूज हूँ, देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है, तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था। उसने और भी घबरा कर कहा, माफ़ कीजिएगा। लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा, मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले। चंदर ने बिगड़ कर कहा, देखिए बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहाकर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहरा उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह शब्द स्नाता सहता सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बर्टी, तुम्हारे पीछे मैं बेरिड गाउन में भाग आई। और बेरिड गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की पतली, भूरी और तुर्स थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में यह गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? या मेरी बहन प्रमीला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा भागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है, देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं, चाहिए पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाज़ा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे, खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल पैंट जिसके 2 गैलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। ओठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नज़दीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पैंट। वह आई, निस्संकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली,
मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी, और चाहे कुछ ना हो कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उसे झुकाया जा सकता है, कब अकड़ कर। इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है, अपने अपमान के हर जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूं? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली अंगुलियां रख दी। लाइए, लोशन मल दूं मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी अंगुलियां गंदी हो जाएंगी। कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के ओंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर 6 वर्ष से 8 वर्ष तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। अच्छा, लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए। कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नज़र गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी, और जब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी, यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रीज क्यों लिखती हैं? और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को फिर तह करती हुई बोली। मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जानलेवा सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सिलोन गए थे। वहाँ वह लड़की बहुत कला प्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और इस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी अंगुलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमार में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता है
या दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हें गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा करता, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वह मर गई और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलें। चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वो लोग स्टडी रूम में पहुँचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोनों में 4 मेजें लगी हुई थी, जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। अम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ़ कीजिएगा मिस्टर क्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताजुब है, पम्मी बोली। आपने ट्रेनाली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी, वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वे मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं ना, वे हमारे खानदान के अटर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध।